Myself Avinash Kumar, Department of History, Assistant Professor, नारायण कॉलेज गुड़िया कोठी सिवान। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के पर चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे, साथ ही साथ ये सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो चैप्टर है वो है चेंजिंग पैटर्न ऑफ अर्ली मिडिवल पॉलिटी एंड इंस्टीट्यूशन। चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिविल सर्विसेज में भी चोल स्थानीय व्यवस्था बार बार, बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये चोल साम्राज्य, जो चोल वंश की ग्रामीण व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था जो थी, जो आज की पंचायत व्यवस्था थी, जो उनको स्वायत्तता दी गई थी, वो बहुत ही विशिष्ट थी। चोलों की स्थानीय व्यवस्था उच्च कोटि की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। चोलों की प्रशासनिक इकाई मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 भागों में बटा था। एक है कि केंद्रीय प्रशासन, यानी कि यहाँ पे किंग बैठा हुआ था। चोलों की राजधानी यहाँ पे देखिए तंजौर थी, इसको इंडिया के मैप में दिखाना होगा। प्रांतीय प्रशासन इससे ऊपर थोड़ा होता था, और जो स्थानीय व्यवस्था थी वो गांव में बटा हुआ। तो यहाँ पे भी को हमने डोनेट किया है, वो गांव का है। लेकिन एक गांव है जो कई तरीके से इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित थी, कि उसको मतलब गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी। कैसे वेल ऑर्गेनाइज थी? गांव की जो व्यवस्था थी, जैसे अगर देखा जाए तो उसको चलाने के लिए कई तरह की समिति थी। जैसे उद्यान है, अगर बाग है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक टोट बड़ियम मने समिति होता है, टोट बड़ियम मने उद्यान समिति। फिर वार्षिक समिति जो होती थी उसको संबत वरियम कहा जाता था। फिर बागान समिति को बारियम ये कहा जाता था। विलेजेस को दिखाया गया यहाँ पे तालाब समिति थी। तो हर जो मतलब फिजिकल चीज़ थी, हर जो ऐसी जरूरी चीज़ें थी प्रशासन के लिए, उस सब के लिए एक समिति बना दी गई थी चोल प्रशासन में। अगर हम देखते हैं कि चोल प्रशासन के जो हमें जानकारी मिलती है, उत्मरेरु अभिलेख से इसकी व्यवस्था जो है जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि चोल सम्राटों ने स्थानीय व्यवस्था समिति प्रणाली को लागू किया, जिसे बारियम कहा जाता है। जो बारियम क्या है? ये समिति प्रणाली है, इसी को बारियम कहा जाता था। अब हम देखते हैं यहाँ पे चोल प्रशासन की जानकारी उत्मरेरु अभिलेख से मिलती है। फिर देखते हैं हम कि बारियम व्यवस्था से गांव में सुव्यवस्थित रखा गया। 3 प्रकार की ग्रामीण सभा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रामीण जो सभा है वो 3 प्रकार की है, उर सभा या महासभा, और तीसरा है नगरम, ठीक है। उर जो होती थी वो सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। सभा या महासभा थी वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। तो ये ब्राह्मण लोग जो सभा करते थे उसको अग्रहार कहा जाता था। ये आप लोग को पीजी में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी जानकारी ये सब रखना बहुत जरूरी है। इसकी बैठक है ना, किसकी बैठक? सभा की बैठक यानी मीटिंग गांव के मंदिर में, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। सदस्यों के चुनाव में ग्राम सभा की बहुत ही स्वतंत्रता थी। अब देखिए, एक समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? मान लीजिए कि एक गांव है, ए नाम का एक गांव है, जिसमें टोटल इसको हम 30 भागों में बांट दिए। तो ए नाम का जो गांव है इसको हमने 30 भागों में बांट दिया, यानी 30 वार्ड बना दिया। और हर वार्ड से देखिए एक एक मेंबर आएगा, और एक एक मेंबर जो है, तो 30 मेंबर, मान लीजिए कि कोई ए गांव है, या कोई ऐसा गांव जैसे 30 मेंबर आ गया। अब 30 मेंबर जो यहाँ पे आया है, इसको देखिए, 30 मेंबर जो आया है, तो 30 मेंबर को हम बांटे हैं 12, 12 और 6, यानी जो 12 मेंबर होगा वो वार्षिक समिति का मेंबर बनेगा, इसको कहेंगे संबतस बरियम। और 12 जो मेंबर बनेगा वो टोट बरियम बनेगा, अर्थात उद्यान समिति का 12 सदस्य हो गया। ये जो 12 जो बनेगा ये बुजुर्ग तथा विद्वान सदस्य होंगे, और ये सब मिलकर वार्षिक समिति बनाएगा। फिर जो है 6 जो समिति बनेगी, इसका नाम है एरी बरियम, और ये सारे सदस्य या तो निर्वाचित या मनोनीत किए जाते थे। नगरम का महत्व क्या था? हम पहले बता चुके हैं पिछले वाले पेज में। यहाँ पे देखिए नगरम को बताया है ना। तो अब कहता है कि नगरम का क्या महत्व, जरा देखिए। व्यापारिक समूह के रूप में, ये व्यापारिक समूह के रूप में नगरम का बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगरम व्यापारिक समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी, है ना। ये प्रशासनिक सभा थी जो व्यापारी थे उनके लिए। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन तथा के लिए किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से व्यापारियों को ही किया जाता था, ठीक है।
अब देखिए, चुनाव जो होता था कि सदस्यों के चुनाव में ग्राम सभा को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विशिष्ट दिया गया था स्थान, मतलब उसको काफी स्वतंत्रता दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए ग्राम सभा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बॉडी है, जो स्थानीय प्रशासन की जो इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट बॉडी है यहाँ पे, ये क्या क्या करती है? कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेवेन्यू को टैक्स के कलेक्शन करती है और साथ साथ उसको जमा भी करती है। जो राजा का खजाना है उसमें जमा भी यही ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा दूसरा काम करती है डिस्प्यूट ऑफ सेटलमेंट बॉडी इन द विलेज। गांव में अगर कोई विवाद होता है, ये कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा, है ना। फिर है टेम्पल मेंटेनेंस, जो मंदिर है तो मंदिर का जो भी है, मंदिर का निर्माण करना है, उसका जीर्णोद्धार करना है तथा उसकी आय व्यय का उचित प्रबंधन ग्राम सभाओं का ही उत्तरदायित्व था। फिर है भूमि सर्वेक्षण का कार्य, यानी लैंड सर्वे करना। तो लैंड सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए अगर आप भूमि है, मान लीजिए जमीन है, सपोज करो कि ये हमारा तो भूमि है ये, तो कहता है कि भूमि के सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार, इसका सर्वे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी, लेकिन भूमि के वर्गीकरण अगर इसको क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि ए में रखना है, इसको बी में रखना है, तो इस तरह से वर्गीकरण या उसकी श्रेणी, तो ए श्रेणी के ही बी श्रेणी के, इस श्रेणी में अगर कोई परिवर्तन करता है, इसका ए में रखना है या बी में रखना है या सी में रखना है, तो इस तरह के अगर कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी जरूरी है। यानी कि ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है कि ये यहाँ पे केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राजा को भी जो है चेक एंड बैलेंस कर रहा है। इसीलिए जो है ये चोल प्रशासन बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही ठोस मानी जाती है। चोलों ने इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था दी जो आज वर्तमान में जो हम पंचायत राज व्यवस्था देखते हैं, वो पंचायत राज व्यवस्था में जो अभी बहुत सारी कमियां हैं, वो चोल प्रशासन में अच्छे से उसका अध्ययन करके उसको और भी विशिष्ट बनाया जा सकता है। तो ये रहा चोल प्रशासन के बारे में। धन्यवाद।